अयान अयान एक 10 साल का बच्चा है जो वैसे तो प्यारा है पर बड़ी शरारत करता है। क्लास में इधर उधर देखते रहता है, फोकस नहीं कर पाता है। गप्पे मारने का बहुत शौक है पर एक जगह बैठ ही नहीं पाता, कभी डेस्क पे कभी बुक्स पे। घर पे भी यही हाल है, जो बताओ भूल जाता है। अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकता, कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है, बस कर देता है। पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि अपना कमरे को टाइडी नहीं रख पाता है, बात नहीं सुनता है, एकेडमिक्स में भी फेल हो रहा है। इंटेलिजेंट है पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आयान का खुद का कॉन्फिडेंस भी लो है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो दूसरों से इतना अलग क्यों है। और जैसे जैसे आयान बड़ा हो रहा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा कम हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम आयान के लिए? एडीएचडी क्या होता है इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आयान और उसके जैसे बच्चों के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये वाली हिस्ट्री नहीं, ये वाली हिस्ट्री। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स एप्स या चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, पर आज भी हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा एरिया है जो बहुत हद तक हमारे इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स यानी कि एप से मिलता जुलता है। इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ब्रेन या फिर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट्स, हाइपर विजिलेंस, एंगर, इमोशंस और कई सारे प्राइमरी ह्यूमन इमोशंस। अब हमारे इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स के अंदर ये ज़रूरी था, हाइपर एक्टिविटी उसकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ हाइपर विजिलेंस, अगर वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इधर उधर नहीं देखेगा, हो सकता है कि एक प्रेडेटर आके उसको खा जाए, तो ये स्किल भी बहुत ज़रूरी था। एंगर, इमोशंस दिखाना, इम्पल्सिविटी होना, ये सब अगर आपको एक अल्फा मेल बनना है अपने ग्रुप में तो ज़रूरी था। तो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर ये सारे स्किल्स ज़रूरी थे। पर जब हम होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए तो हमें एक एडिशन हुई, उसको हम बोलते हैं नियोकॉर्टेक्स या फिर इंटेलिजेंट ब्रेन। अब इस इंटेलिजेंट ब्रेन ने हमें सोचना सिखाया। इसी ब्रेन की बदौलत ही है कि हम इतना कुछ सोच पाए और डिस्कवर कर पाए। धीरे धीरे करके हम ह्यूमन बींग्स ने सोसाइटी में रहना शुरू किया और बहुत हद तक हमारे अंदर वो सोशल सिक्योरिटी आई। आज जब अयान क्लासरूम में बैठा है तो उसको उस लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको उस लेवल की हाइपर विजिलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कोई उसको पीछे से आके मारने नहीं वाला, ना ही कोई उसको खतरा है किसी शेर का अपने क्लासरूम में आने के लिए। तो अब उसको उस प्रिमिटिव ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो न्यू कॉर्टेक्स, जो न्यू इंटेलिजेंट ब्रेन है, वो इनहिबिट करता है हमारे प्रिमिटिव यानी कि लिम्बिक सिस्टम को। और ये मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस मैकेनिज्म में कुछ फॉल्ट है, दैट कैन लीड टू एडीएचडी। तो समराइज करूं तो दो ब्रेन्स हैं, एक है नियोकॉर्टेक्स या इंटेलिजेंट ब्रेन और एक है प्रिमिटिव यानी कि लिम्बिक सिस्टम। और जो इंटेलिजेंट ब्रेन है ह्यूमन बींग्स में प्रिमिटिव ब्रेन को इनहिबिट करता है ब्रेक सिस्टम की तरह। इसकी बात मैंने एक अपने शॉर्ट वीडियोस एंगर मैनेजमेंट में भी करी थी, अगर आपने वो नहीं देखा है यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बस मोटे मोटे तरीके से हमें ये समझना है कि किस तरीके से इसके अंदर अगर फॉल्ट हो जाए तो एडीएचडी हो सकता है। एडीएचडी के अंदर रिसर्च ने क्या बताया है कि जो नियोकॉर्टेक्स है उसके अंदर कम ब्लड फ्लो मिला है एफएमआरआई स्टडीज में। इसके साथ साथ जो डोपामीन जीन की डेफिशिएंसी देखी गई है जेनेटिक स्टडीज के अंदर। अब डोपामीन तो आप जानते हैं, इसको एक प्लेजर हार्मोन माना जाता है, पर डोपामीन के और भी बहुत सारे काम है हमारे ब्रेन में, और एक काम है ब्रेक सिस्टम को मेंटेन करना। तो ये अगर आप डायग्राम में देखें, जो नियोकॉर्टेक्स है लिम्बिक सिस्टम को ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन पाथवे के वाया इनहिबिट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि या तो आपका नियोकॉर्टेक्स ठीक से काम ना करे, या फिर वो जो ब्रेक सिस्टम है वो ठीक से काम ना करे, तो आपका जो प्रिमिटिव ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा एंड दैट कैन लीड टू एडीएचडी लाइक सिम्टम्स। तो अब इसको ट्रीट कैसे करना है? अब आप देख सकते हैं, या तो एज ए क्लिनिशियन मैं आपके नियोकॉर्टेक्स जो इंटेलिजेंट ब्रेन है उसकी क्षमता को बढ़ाऊं, या फिर मैं ये जो ब्रेक सिस्टम है उसको ठीक करूं। और इसी के चलते हमारे दो ट्रीटमेंट्स निकल के आते हैं।
पहला ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं साइकोसोशल या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बेसिकली बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन का ट्रीटमेंट। अब साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स, बहुत बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ है कि बिना दवाई के आप बच्चे को ठीक कर सकते हो, और बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ और अगर बच्चे को कोई भी दवाई देनी होती है मैं 100 बार सोचता हूँ। तो वहीं आपके अगर बच्चे को एडीएचडी डायग्नोज हो चुके हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट एडीएचडी होता है, मतलब एक ऐसा एडीएचडी जिसके अंदर बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेबल है पर कहीं ना कहीं पे इतना सिवियर नहीं है, और कहीं ना कहीं पे अगर आप उसको सपोर्ट दें तो वो ट्रीट हो सकता है, उन कंडीशंस में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को एडवाइस करते हैं। पहला, पेरेंटिंग कोर्सेस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, ये लगता बहुत सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव है। पेरेंट्स को किस तरीके से अपस्किल किया जाए, उन्हें किस तरीके से एडीएचडी के बारे में बताया जाए और छोटे मोटे जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाएं, उस टेक्निक से बहुत हद तक आप एडीएचडी को घर के एटमॉस्फेयर में कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बच्चे को सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अपना सामान जगह पे रखो की जगह अगर आप इसको बोलें अपने जूते रैक पे रखो, इस तरीके से नॉट ओनली इट इज मोर स्पेसिफिक बट इट्स ऑल्सो वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। इस तरीके के स्किल्स हम पेरेंटिंग कोर्स में सिखाते हैं और इसके कारण आप बच्चे का अटेंशन ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा, सोशल स्किल ट्रेनिंग। हमने ये देखा है कि आयान जैसे बच्चों के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम होती है अपने सोशल स्किल्स को यूज़ करने में। उन्हें नहीं समझ आता कि कब मुझे रुकना है या फिर कब मुझे बात करनी है। तो इसके चलते अगर आप उनके सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके अंदर क्या है, बेसिकली आप उनके जो न्यू कॉर्टेक्स और इंटेलिजेंट ब्रेन को और डेवलप कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि बहुत हद तक ये सोशल स्किल ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है। यूएस के अंदर एक समर रिट्रीव ट्रेनिंग एसआरटी यूज़ हुई थी, और यूके में भी कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल्स में ये सोशल स्किल ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है। इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत हद तक एडीएचडी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है। टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं एपीए, यानी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी दो तरीके से एडीएचडी में काम करती है। पहला, हम सब जानते हैं कि एडीएचडी के बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी जो पेंट अप होती है उसको अच्छे से बाहर निकालने के लिए ये एक्सरसाइजेस काम आती हैं। जैसे स्विमिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, कोई भी ऐसी गेम ले लीजिए जिसके अंदर बहुत भाग दौड़ हो। अगर आप यूटिलाइज करवाते हैं एनर्जी को तो बहुत हद तक बाय द एंड ऑफ द डे ही कैन स्लीप बेटर। दूसरा, स्टडीज ने ये भी बताया है कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं उससे कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, अटेंशन बढ़ती है और उनका फोकस बढ़ता है। योगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल एक्सरसाइज है। योगा के अंदर हमने ये देखा है कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है और उसमें फोकस और अटेंशन बढ़ सकता है। बाय द वे, अगर आपको योगा पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आई विल लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। चौथा, सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब सीबीटी जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में काम करती है, पर बहुत हद तक ये एडीएचडी के बच्चों में भी काम कर सकती है। यूजुअली ये एडल्ट्स में ज़्यादा अच्छे से काम करती है देन चिल्ड्रन, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक बच्चा जिसको फोकस में या बैठने में प्रॉब्लम है वो 45-50 मिनट्स तक एक सेशन में कैसे बैठ सकता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम उन्हें मेडिसिन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं और साथ में सीबीटी एज एन एड ऑन दे सकते हैं वंस दे आर सेटल्ड अ बिट, बट ये भी एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माना जा सकता है। इसके बाद माइंडफुलनेस बहुत सारी ऐसी ईस्टर्न वे ऑफ थेरेपी से मिलकर एक थेरेपी बनी है जिसके अंदर ग्राउंडिंग टेक्निक्स, एक जगह पे फोकस करना, जैसे आपका योगा का प्राणायाम हो गया, बिल्कुल उस तरीके से माइंडफुलनेस बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो फोकस और अटेंशन को बढ़ाने में काम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक ऐसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जो रिसर्च ने बताया है कि कुछ हद तक एडीएचडी के बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकती है। हालांकि ये एविडेंस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि मेडिकेशंस का है, पर फिर भी एज एन एड ऑन इसको भी ट्राई किया जा सकता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट जब आप ऑफर करें और उसके बाद भी अगर मुझे लग रहा है कि आयान ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसका फोकस ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनके पेरेंट्स के साथ मेडिसिन के बारे में बात कर सकता हूँ। अब कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है? देखिए, मेडिसिन का मेजर मुद्दा ये है, अगर हमने नियोकॉर्टेक्स का ब्रेक सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया तो धीरे धीरे करके वो फोकस वापस आ जाएगा। और वो कैसे होता है? जैसे ही मेडिसिन देते हैं तो ये जो डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जो बच्चे में कम था, जिसकी वजह से वो ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे ही वो केमिकल ऑप्टिमाइज स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक सिस्टम काम करने लगता है,
जो प्रिमिटिव ब्रेन के इम्पल्सिव एक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं और बच्चे का फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब टेक्निकल नेम्स हैं मेथिलफेनिडेट, लिस्डेक्सामेटामिन, एटोमॉक्सिटिन, गुआनफेसिन। पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि हर एक बच्चा अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में ADHD है और आप मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो पर्सनलाइज करके आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे और बच्चे की फिजिकल या फिर इमोशनल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएंगे जो उस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा एप्ट है। पर हाँ, मेडिसिन बहुत सेफ ट्रीटमेंट होता है। मैं पिछले 10 साल से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ADHD के लिए और मैंने आज तक कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है। तो एज अ पेरेंट अगर आप वो दो राहे पे हैं कि मेडिसिन चलाएं या ना चलाएं, आप सोच नहीं सकते कि बच्चे की लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर उसको ठीक टाइम पे, ठीक डोज में, ठीक मेडिसिन मिली जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये है इन वीडियोस के द्वारा और इन डिस्कशंस के द्वारा कि सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि अयान जैसे बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन और उनकी फंक्शनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है और एज अ पेरेंट या फिर एज क्लिनिशियंस और स्कूल स्टाफ हमें उसको पहली बात समझना ज़रूरी है, उसका अप्रोप्रिएट और अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप उसको ऑफर कर सकते हैं वो समझना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक अयान का सवाल है, उसके पेरेंट्स को पेरेंटिंग कोर्स दिए गए, स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई और मेडिसिन भी ऑफर करी गई। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद अयान का फोकस पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ। उसकी डे टू डे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी उसका ध्यान बढ़ा और जो भी अब उसे बोला जाता बहुत अच्छे से अब उसको याद भी रखने लगा। And the good thing is now Ayan is achieving his true potential and he's very happy. देख सकते हो। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। For more such videos, keep watching.